दोस्तों हम बात करते हैं पॉलिटी की, जिसमें से हम इस वीडियो में मुख्यतः कंपनी का शासन को पढ़ें। 1773 से 1858 तक संवैधानिक जो विकास हुआ है हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से मुख्यतः 73 का चार्टर एक्ट, 93, 13, 33 और लास्ट में 53 का चार्टर एक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान में सबसे पहले हम संवैधानिक विकास का अध्ययन करेंगे कि आखिर भारत का जो संविधान है उसका विकास कैसे हुआ है और संविधान सभा की मांग कब की गई इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और संविधान सभा क्या थी इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसका अध्ययन करेंगे। संविधान की स्रोत क्या थी। हमारा संविधान विश्व के कई संविधानों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारत के संविधान के 22 भाग हैं, इनकी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 अनुसूची हैं, इनका भी अध्ययन करेंगे। और अंत में हम संविधान में संशोधन, क्या क्या संशोधन हुए। हमारा संविधान लचीला संविधान है, इसमें जरूरत पड़ने पर हम उसको संशोधन भी कर सकते हैं। हम लास्ट में संविधान के संशोधन को पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो संवैधानिक विकास में हमारे देश में सबसे पहले कंपनी ने शासन किया, जिनमें हम मुख्यतः पहला नियम जो आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1761 का सुधार एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट। इसके बाद हर 20 साल बाद एक चार्टर एक्ट आया 1833 का, और अंत में 1853 का चार्टर एक्ट का हम अध्ययन करेंगे। इनके बीच में भी कुछ जरूरत पर चार्टर एक्ट आए हैं छोटे छोटे, उनका भी हम अध्ययन कर लेंगे। कंपनी के शासन के बाद ताज का शासन आता है, 1858 से 1947 तक चला। इसमें ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपने आप कंट्रोल में ले लिया और अपने अनुसार शासन कर लिया। इसमें से बीच बीच में कुछ सुधार भी हुआ, जिसमें से मुख्यतः 1858 का भारत शासन अधिनियम है, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें जो नियम कानून बनाए गए थे 1935 में, यही कहीं ना कहीं 1947 में ही लागू किए गए हैं और हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हो गया। हम इसका भी अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं भारत के संविधान को। भारत के संविधान का परिचय क्या है, परिचय के बारे में अध्ययन करते हैं। संविधान नियमों और उपनियमों, अपनियम नहीं है, उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा संविधान क्या है। संविधान क्या है? संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान देश की निर्धारित राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मार्च 1789 में लागू हुआ। अब सोचिए अमेरिका का संविधान कब का है, हमारा भारत से काफी साल पीछे स्वतंत्र हुआ, जिससे भारत में 1947 लगभग 200 साल पीछे, और भारत का कानून 1947 से लागू हुआ। हम अपने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे, जिसमें से ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे उन्होंने भारत का प्रशासन अपने अधीन ले लिया। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा इन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार दिए गए। केवल व्यापारिक कार्य करने के लिए ब्रिटेन की महारानी थी महारानी एलिजाबेथ, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिए, जाइए आप भारत में व्यापार करिए, केवल व्यापार करने के लिए। लेकिन यहाँ का माहौल देखा और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करते करते शासन भी करने लगी। शुरुआत देखते हैं। भारत में प्रथम राजदूत आया था कैप्टन हॉकिंग। क्वेश्चन पूछ भी लिया था कभी कभी। कैप्टन हॉकिंग। दूसरा राजदूत आया था सर थॉमस रो। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें 215 पार्टनर थे, जिसमें से मुख्य था थॉमस स्मिथ। अंग्रेजी शासन की नींव कब पड़ी? अंग्रेजी शासन की नींव भारत में प्लासी के युद्ध से पड़ गई। प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब उस समय था सिराजुद्दौला और अंग्रेज थे रॉबर्ट क्लाइव, जिनके बीच में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, प्लासी जो कि बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में रहा और बंगाल का नवाब यह युद्ध हार गया। यह अंग्रेजों के पक्ष में रहा, इसका सबसे बड़ा कारण यही था बंगाल का नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, वह अंग्रेजों से मिल गया और जिससे अंग्रेजों का जीतना बहुत ही आसान हो गया। परिणाम क्या क्या हुए? परिणाम हुए सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी की, अंग्रेजों का साथ दिया, सिराजुद्दौला मारा गया।
जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, वो मारा गया। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। अब प्रश्न बनता है, भारत में अंग्रेजी शासन की नींव कब हुई? नींव थी प्लासी के युद्ध। एक दूसरा युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, जो कि वर्तमान में बक्सर बिहार में स्थित है। बक्सर का युद्ध 1764 में, जिसमें से बंगाल का शासक था मीर कासिम, जो कि पढ़ा लिखा था, और अवध क्षेत्र, वर्तमान का लखनऊ क्षेत्र पड़ता है। अवध का शासक उस समय था शुजाउद्दौला, वह भी शामिल हो गया। और दिल्ली का मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी मिल गया। तीनों लोग मिल गए। उन्होंने सोचा कि हम अंग्रेजों को खदेड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था और युद्ध का परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में रहा। और भारत के नवाब, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, दिल्ली के नवाब, तीनों के तीनों कि मिले होने के बावजूद भी बक्सर के युद्ध नवाब हार गए, जिसमें हार जाने के रूप में दिल्ली के नवाब से इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें संधि में बताया गया कि बंगाल में अब द्वैत शासन होगा। न्याय व्यवस्था है वो नवाब देखेंगे, और दीवानी राजस्व है, टैक्स वसूली है, वो लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज देखेंगे। यानी कि जो पैसा था अंग्रेजों ने ले लिया। सिर्फ नाम के नवाब रहेंगे आप, और आप फौजदारी न्याय व्यवस्था देखेंगे, जनता को न्याय देंगे। पैसे का जो मामला है वो अंग्रेज देखेंगे। यहीं से प्रश्न बनता है, भारत में अंग्रेजी शासन का स्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जिसने प्लासी के युद्ध में जीत दर्ज की थी, इलाहाबाद की संधि में इस प्रकार का संधि किया कि वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों के पक्ष में था। इसलिए कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शासन का स्थापक कौन था? तो स्थापक लॉर्ड क्लाइव। इसने निर्धारित कर दिया था कि भारत में अब अंग्रेजों का शासन होगा। हम बात करते हैं 1773 का चार्टर एक्ट, या इसको बोल देते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। इस एक्ट का 1773 का चार्टर एक्ट आया, जिसका उद्देश्य था कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। इसमें क्या क्या प्रावधान था? इसमें प्रावधान था, पहली बार कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक व राजनीतिक मान्यता मिली, और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। उस समय 3 गवर्नर थे मुख्यतः, जिनमें एक था बॉम्बे का गवर्नर, दूसरा था मद्रास का गवर्नर, तीसरा था बंगाल का गवर्नर। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और सभी प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन कर दी गई। यानी कि बॉम्बे भी बंगाल के अधीन कर दी गई है, मद्रास के अधीन कर दी गई। बंगाल के अधीन क्यों की गई है? क्योंकि बंगाल से सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा था, इसलिए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन कर दी गई है। तो बंगाल के गवर्नर को और ज्यादा शक्ति दी गई है, उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया है। अब बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर किसी भी मामले में बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट करेगा। इसके तहत इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने न्याय के बारे में भी सोचा, इसलिए यहाँ पर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करवाई 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा। प्रश्न बनता है, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुई, जिसमें मुख्यतः 3 जज थे और एक मुख्य जज था। मुख्य जज था एलिया एम्पे, और अन्य जज थे लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। अब इसके लिए इन तीनों जजों को याद करने की ट्रिक क्या है? स्टार वकील ने चैम्बर हाइड कर दिया, चैम्बर्स हो गया चैम्बर्स, और हाइड मीन्स हो गया हाइड, और लिमेस्टर स्टार्स हो गया लिमेस्टर। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है जिससे करप्शन को बढ़ावा न मिले। गवर्नर की सलाह हेतु 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें से पढ़ते हैं 1781 का सुधार एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। अब यह एक्ट क्यों आया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी रह गई उनको पूरी करने के लिए नया एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को पूरा करने के लिए संसद में पास नहीं हुआ है। यह जो एक्ट है, सभी चार्टर एक्ट संसद से बनाए जाते हैं, वहीं से पास होकर आते थे, लेकिन 1781 का सुधार एक्ट संसद में पास नहीं हुआ। यह सिर्फ 1773 में कुछ कमियां रह गई थी, उनको पूरा करने के लिए बनाया गया। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया एक्ट की, जो कि 1784 में आया। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है ब्रिटिश इंडिया एक्ट। इस एक्ट की सबसे बड़ी खासियत रही है, भारत में दोहरे शासन की नींव पड़ी, जिसमें से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जबकि व्यापारिक मामलों के लिए
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। राजनीतिक मामले होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, व्यापारिक मामले होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे। सेकंड हम पढ़ते हैं, कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यही बहुत महत्वपूर्ण रहा है कि कंपनी ने जो जो भारतीय क्षेत्रों को अधिकृत किया था उनको अब ब्रिटिश क्षेत्र बोले जाने लगा। यह ब्रिटिश क्षेत्र है। इस एक्ट के द्वारा हाईकोर्ट की स्थापना हुई लंदन में अंग्रेजी अधिकारियों पर केस चलाने के लिए। जो 1773 का चार्टर एक्ट था उसमें भारत में सर्वोच्च कोर्ट की स्थापना हुई भारत के लोगों पर केस चलाने के लिए, लेकिन अंग्रेजी अधिकारियों पर केस चलाने के लिए लंदन में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। क्वेश्चन बनता है कि मुगलों के सबसे पहले अधीन बंगाल हो गया था। मुगलों में सबसे पहले स्वतंत्र क्या हुआ? बंगाल हुआ। जब हमारे देश में मुगल आए शासन करने के लिए, तब की बात है, मुगलों में बाबर आए, मुगलों में सबसे पहले अधीन बंगाल हो गया था और मुगलों से सबसे पहले स्वतंत्र भी बंगाल हो गया था। अंग्रेजों की सबसे ज्यादा कमाई बंगाल में होती थी। अंग्रेज उस समय बंगाल को लूट रहे थे, इसलिए बंगाल को सुरग कहा जाता था। अंग्रेज नए नए नियम बना करके बंगाल के लोगों के ऊपर टैक्स थोपे जा रहे थे, जिससे बंगाल में सबसे ज्यादा कमाई हो रही थी। कंपनी के कार्यों को नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए जो निम्न है। पहला चरण या पहली सीढ़ी, ब्रिटिश सरकार कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए कि कंपनी जो कार्य करेगी वो कुछ सिस्टम के अनुसार करेगी, उसके लिए कुछ एक्ट बनाए जा रहे थे। यही भारत के संविधान में पहला चरण था। यह पहली सीढ़ी रही है, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के दोहरे शासन की व्यवस्था हुई, वह है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। छोटा सा एक्ट आया 1786 का चार्टर एक्ट। यह एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाने हेतु पारित किया गया था। मुख्य विशेषता यही रही है कि गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां दी गई। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की अपनी परिषद के अधिनियम को अस्वीकृत करने की शक्ति दी गई है। आपने पढ़ा होगा। इससे पहले जो 4 सदस्यीय गवर्नर को सलाह हेतु 4 सदस्यीय परिषद गठन किया गया था, इसी परिषद के अधिनियम को अस्वीकृत करने की शक्ति दी गई है। जो 1773 में 4 सदस्यीय परिषद को बनाया गया था, उसी को अस्वीकृत करने की शक्ति, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को और पावरफुल बनाया गया। अब एक नया एक्ट आया है 1793 का चार्टर एक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट रहा है 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए अध्यक्ष नियुक्त हुआ है और सभी शक्तियां अध्यक्ष में निहित हो गई हैं। इसके द्वारा कंपनी के शासन को 20 साल के लिए बढ़ाया गया। अब आप समझिए, ब्रिटिश सरकार ने कहा कंपनी भारत में अभी 20 साल और शासन करेगी। कंपनी के शासन को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 तक शासन को बढ़ा दिया गया है। पहली बार भारत में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से पहली बार दिया गया। प्रश्न बनता है, पहली बार कब कंपनी के शासन बढ़ाया गया? तो 1813 का चार्टर एक्ट आया 20 साल बाद। इसमें क्या क्या प्रावधान किए? यह चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट के आने का प्रमुख कारण था लॉर्ड वेलेजली की आवश्यक नीतियां व ईसाई मिशनरियों की भारत में धार्मिक संरक्षण की मांग। जो लॉर्ड वेलेजली भारत में गवर्नर जनरल बन के आया, उसकी कुछ आवश्यक नीतियां और ईसाई मिशनरी जो भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, उनकी धार्मिक संरक्षण की मांग के कारण यह एक्ट आया। और इस एक्ट में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी पहले भारत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करती थी, अब ब्रिटेन की संसद द्वारा यह एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत में ब्रिटेन की और भी कंपनियां हैं, वो भी आकर के अपना व्यापार कर सकती हैं। दूसरा है अन्य व्यापारियों को व्यापार का मौका, चाहे वो चीन को छोड़कर, यानी कि चाय पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार था और चीन पर, जिससे चीन पे जो भी व्यापार होता था वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। कंपनी को राजनीतिक मामले दिए गए। अभी तक कंपनी को अधिकार था कि वो व्यापार करेगी, लेकिन अब 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी को राजनीतिक मामले दिए गए हैं कि आप राजनीतिक मामले भी देखेंगे। और भारतीयों को खुश करने के लिए शिक्षा पर 1 लाख खर्च किया गया। भारतीय उसमें शिक्षा ज्यादा थी। ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति, यानी कि अब ईसाई मिशनरी जो अपने धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वह भारत आ सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 1813 में 20 साल बाद फिर से एक नया चार्टर एक्ट आया, जो था 1833 का चार्टर एक्ट। कंपनी का भारत में विस्तार होता जा रहा था। 1833 तक ग्वालियर, इंदौर, पंजाब, सिंध को अपने कंट्रोल में ले लिया था, इनको जीत लिया था। इनके प्रशासन हेतु एक चार्टर एक्ट आया, अब वो था 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें
कंपनी के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, यानी कंपनी का काम सिर्फ शासन करना है। दूसरा बिंदु रहा है इस चार्टर एक्ट का, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी तक जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, और उसी के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर काम करते थे। किंतु अब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल, सभी प्रकार के गवर्नर उसके अंडर में काम करेंगे, उसको सभी प्रकार की रिपोर्ट देंगे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना विलियम बैटिंग। अगला बिंदु आया शिक्षा के माध्यम हेतु मैकाले की नियुक्ति, अंग्रेजी भाषा शुरू की, यानी कि भारत में शिक्षा को बढ़ावा करने के लिए मैकाले की नियुक्ति की गई है, जिसने भारत में पहली बार अंग्रेजी भाषा को शुरू किया। उस समय भारत में फारसी भाषा का बोलबाला था, लेकिन मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया और जो अंग्रेजी भाषा जानकार होता था उसे अपनी कंपनी में नौकरी देते थे, और फारसी भाषा की वैल्यू गिरने लगी भारत में। और हाल ये हो गया कि एक कहावत आपने सुनी होगी, कहा जाता है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो है किस्मत का खेल, यानी कि फारसी जिसको आती थी उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। फारसी जानने वाला तेल बेच रहा है, उसको कोई जॉब नहीं लग रही है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का बोलबाला हो गया था। अगला बिंदु है कि 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार संविधान निर्माण के आंशिक संकेत मिले। इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया। 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने दासों को बरी कर दिया। ट्रिक रहती है, ये ट्रिक क्या रहती है कि लॉर्ड एलन बरो ने दासों को बरी कर दिया। कंपनी के व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, जो हमने बता ही दिया आपको। और संपूर्ण भारत के लिए एक बजट का अधिकार, इसी से 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार संविधान निर्माण के आंशिक संकेत मिले। प्रश्न बनता ही है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? वो था चार्टर एक्ट 1833। किस चार्टर द्वारा कंपनी के व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? वो था 1833 का चार्टर एक्ट, यानी कि कंपनी अब व्यापार नहीं करेगी, कंपनी का काम सिर्फ शासन करना रहेगा। अगला चार्टर एक्ट आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के आने का प्रमुख कारण था भारतीयों की ओर से कंपनी की प्रतिक्रियावादी प्रशासन को समाप्त करना। डलहौजी द्वारा दी गई भारतीय रिपोर्ट, लगभग हर 20 साल बाद एक चार्टर एक्ट आया है, और इसके पहले का जो चार्टर एक्ट था वो आया था 1833 में, और फिर चार्टर एक्ट आया है 1853 में चार्टर एक्ट। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार। उस समय 1853 में भारतीयों द्वारा काफी रोष प्राप्त हो गया, काफी विरोध करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी का। यह जब रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पहुंची तो ब्रिटिश संसद ने 1853 के चार्टर एक्ट में कहा कि ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त कर सकती है, और भारतीय विधान परिषद की स्थापना हुई। गवर्नर की सलाह हेतु 6 सदस्य बढ़ाए जो अंग्रेज थे। भारत में कंपनी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ हुआ। देश में पहली बार कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ हुआ, और सिविल सेवक के रूप में मैकाले की नियुक्ति। अब इसको याद कैसे करेंगे? 1853 का चार्टर एक्ट तो हम पढ़ेंगे, ट्रिक जो बनाई है। 1833 के चार्टर एक्ट में आप लोगों को जानकारी होगी ही कि शिक्षा अंग्रेजी हो गई थी, और शिक्षा के लिए मैकाले को नियुक्त किया गया था। उसके बाद अगले चार्टर एक्ट में प्रतियोगी परीक्षा शुरू कर दी। प्रतियोगी परीक्षा भी होगी, जब परीक्षा होगी तब सिविल सेवक नियुक्त होंगे, क्लियर बात है। जब परीक्षा होंगे तो सिविल सेवकों की नियुक्ति भी होगी, और पहली बार सिविल सेवक के रूप में मैकाले की नियुक्ति हुई। इसके बाद और लोगों की नियुक्तियां हुई।